पहाड़ों की सल्तनत जोला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है। अवाम ने उनको जो मैंडेट दिया था, आज हम अवाम से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या खोया क्या पाया। तो मैं सादे दानिश साहबा, मैं आपसे सबसे पहले बात का मैं आगाज़ करूँगा। सूबाई हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है। यकीनन 370-75 अरब रुपए की बातें भी हो रही हैं, लेकिन इस 1 साल में अवाम को दरपेश जो बुनियादी जो मसाइल थे, सूबाई हुकूमत किस हद तक कामयाब या नाकाम हुई है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात बताई थी कि अवाम ने उनको मैंडेट दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया। वहाँ के 3 साल और यहाँ के 1 साल में हमें कोई कारकर्दगी, अवाम को कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त गिलगित शहर के अंदर आप मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखें किस तरह से बिजली के क्राइसिस हैं, यहाँ पे पीने के पानी के क्राइसिस हैं, यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो अवाम को तो कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, कोई रिलीफ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं मैम, मिला। आप ये बता दीजिएगा कि हुकूमत को फौरी तौर पर करने के कौन कौन से काम हैं? देखिए, फौरी तौर पर तो यही चीज़ है ना, आप बेसिक हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, और दूसरी गिलगित गिलगित और गिलगित बल्तिस्तान के जो तमाम अजला हैं उनमें बिजली की फराहमी को आप यकीनी बनाएं। जब तक बिजली की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएंगे, आपका ना कारोबार चल सकता है, ना आपके दीगर इदारे जो हैं वो सही से काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो हेल्थ सेक्टर है उसका तो बहुत बुरा हाल है गिलगित के अंदर इस वक्त। पिछले ये दूसरा साल है जो कोरोना वायरस के हवाले से आप देख रहे हैं, लेकिन हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो एक एक बेड के ऊपर 3-3, 4-4 बच्चे, स्पेशली चिल्ड्रन वार्ड की मैं बात करूंगी, 3-3, 4-4 बच्चे उसके ऊपर पड़े रहते हैं। उससे मजीद बीमारियां फैलने का खदशा है बजाय इसके। और हम अगर असेंबली में बात करते हैं तो मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये सब अच्छा है, और सर्दी इतनी पीक पे है इस वक्त गिलगित के अंदर। आपको पता है किस तरह का मौसम है। इस मौसम में उनको बिस्तर अवेलेबल नहीं है, उनको कोई कंबल अवेलेबल नहीं है। और ये माजी में हमने बजात खुद मैंने अपनी ADP से बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल के लिए रखे थे, उसमें बिस्तर भी शामिल थे। और आज हम जाके देखें तो वहाँ पे हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तमाम इदारों के अंदर। और रोड्स की जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, खुदाई तो इन्होंने कर ली है, बने बनाए रोड्स के ऊपर, और उसको फिर उनकी रीफिलिंग नहीं हो रही है और टाइमली नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और लोग जो हैं वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। अच्छा मैम, आप ये बता दीजिए, जिस तरह की सब्सिडी हमें मिल रही है, जिस तरह की गंदम हम खा रहे हैं, जिस तरह का आटा हमें मिल रहा है, ऐसी सब्सिडी से बेहतर नहीं है कि इस तरह की सब्सिडी आइंदा बंद ही रहे तो अच्छा नहीं? नहीं, सब्सिडी बंद करने के ऊपर तो मैं कभी भी एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि ये हमारे कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो सफ़री मुश्किलात हैं उनको देखते हुए और यहाँ की जो गुर्बत है उसको देखते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव ये लिया था, एक अच्छी पॉलिसी थी उनकी इसके ऊपर। हाँ, गंदम की जो क्वालिटी है वो अगर हम देखें तो उसके ऊपर सवालात हैं बहुत सारे कि गंदम की क्वालिटी के ऊपर। और मिनिस्टर साहब से जब हमने इसके ऊपर बात की तो उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है, अब अल्लाह जाने, उन्होंने हमें यकीन तो दिलाया है कि दिसंबर से ये गंदम की क्वालिटी जो है बेहतर आएगी। तो हम देखते हैं, अभी दिसंबर, कल से दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये गंदम की क्वालिटी जो बेहतर हो, क्योंकि इस वक्त जो गंदम दी जा रही है लोगों को वो तो खाने के काबिल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पानी बिजली के हवाले से, रोज़गार के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, आप समझते हैं कि इस पर असम्बली को किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए और सूबाई हुकूमत को किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, असेंबली का रोल तो यही बनता है ना कि हम अवामी इश्यूज़ जो हैं वो लेके असेंबली में जाएँ। असेंबली के ऊपर उनके ऊपर असेंबली में उनके ऊपर डिबेट होती है और हम लेके जाते हैं। और आपने रिसेंटली भी देखा है कि अवामी इश्यूज़ के ऊपर जितना अपोजिशन अपनी सारी चीज़ें लेके जाती है, करारदादें आती हैं, उसमें हम तवज्जो दिलाओ नोटिस के ज़रिए जाते हैं, बिल्स के ज़रिए हम वहाँ पे जाते हैं। और इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा इशू है खालसा सरकार का, उसके ऊपर हमारे अपोजिशन लीडर साहब अमजद साहब ने अपना एक बिल आज से 6-7 महीने पहले उन्होंने बिल जमा कराया, लेकिन उसको ये लोग टेबल होने दे नहीं रहे हैं। तो रिसेंटली फिर अगर वो बिल टेबल न होने की वजह से वो फिर एक रेजोल्यूशन लेके आए, और रेजोल्यूशन के ऊपर भी आपने देखा कि असेंबली में किस तरह का किरदार अदा किया गया। तो ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हुकूक के ऊपर शफू मारने के लिए आए हैं। और जिस तरह का किरदार हमें असेंबली के अंदर वज़रा का, स्पेशली 2 वज़रा का जो एक हमें किरदार नज़र आया, उसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हक बजाने भी कि उनका गिरबान पकड़ें। सकर्दू में जो काबीना का इजलास हुआ, इस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, स्कर्दू में काबीना का इजलास होना अच्छी बात है। गिलगित बल्तिस्तान का एक रीजन स्कर्दू भी है, अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि क्या उस काबीना के इजलास से कोई पॉजिटिव जो आवाम को जो रिलीफ मिलेगा, कोई अच्छे फैसले होंगे। हाँ, हमने सुना कि गंदम सब्सिडी के ऊपर मेरे ख्याल में कोई उन्होंने वफाक से उनको लिखा गया था कि वो गंदम सब्सिडी को ख़त्म कर, बोले 70% इंक्रीज़ करें जी। और हाँ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो 40 ईयर्स का ये तमाम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की और हमारे यहाँ पे लोगों की ये डिमांड थी। तो ये अच्छी बात है, अगर 40 ईयर्स हो गया है तो गिलगित बल्तिस्तान के यूथ के लिए हम समझते हैं कि अच्छा। लेकिन फिर वही बात है कि आप फिर इस तरह से
वेरिएशंस भी लेके आए, नौकरियां भी लेके, उनके ऊपर अपॉइंटमेंट्स भी, ऐसा ना हो कि आपने आज एज रिलैक्सेशन तो दे दी, कल को हमारे जवानों की एज 45 साल की हो जाए और आप अपॉइंटमेंट्स ना करके फिर चले जाएं यहाँ से। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे बात की। नाज़रीन यकीनन पिछली हुकूमत ने जो अंधेरे छोड़े थे आज तक वही अंधेरों में अवाम मुब्तला है। आपसे थोड़ी देर के बाद तकरीबन बाजार गली महल्ले जो है वो अंधेरों में डूब जाएंगे। आने वाले दिनों में हम उम्मीद रखते हैं कि सूबाई हुकूमत कुछ करेगी। आइए नाज़रीन कुछ और स्टेक होल्डर से इस हवाले से बात करते हैं। जी नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दरपेश जो फौरी हल तलब मसाइल हैं इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और आज का प्रोग्राम इसी हवाले से हम कर रहे हैं। कैप्टन सिकंदर साहब, यकीनन आप माजी में भी इक़्तिदार में रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल आपसे पोशीदा नहीं हैं, तो आज भी अंधेरे गिलगित बल्तिस्तान के मुक़द्दर में है, तो आप इस वक्त कौन कौन से मसाइल हैं जिनको हमारी जो सूबाई हुकूमत है उनको फौरी तौर पर उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? शुक्रिया अलीम साहब, आपने मौका दिया। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान मैं कहूँगा कि एक मसाइलिस्तान बना हुआ है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक सर है, सर की हैसियत रखता है और स्ट्रेटजिक लिहाज से भी आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो अहमियत है वो बाकी सूबों से ज़्यादा है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि हर फैसिलिटी यहाँ बाकी शहरों से ज़्यादा, बाकी सूबों से ज़्यादा यहाँ होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि कहते तो सब हैं कि जनाब वाली ये हमारी सर की हैसियत रखता है गिलगित बल्तिस्तान और स्ट्रेटजिक लिहाज से भी, लेकिन यहाँ कोई सहूलियात जो है ना होने के बराबर है। अभी बिजली है, एक एनर्जी है जिस पे पूरी जो है आपकी मईशियत चलती है, आपका पूरा कारोबार इस पे चलता है, आपका पूरा स्टूडेंट्स जो कि मतलब निज़ाम ज़िंदगी जो है इस दौर में एनर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। जबकि यहाँ आपको मालूम है कि पानी का एक बम्बा है, मंबा यहाँ से जाता है, दो बड़े दरिया हैं यहाँ पर और इतने नाले हैं यहाँ कि हर नाले में जो है आपका पावर हाउस बन सकता है। हम पहले भी अपने दौर हुकूमत में भी ये चिल्लाते रहे कि भाई रन ऑफ रिवर पर आप जो है 1 अरब रुपये खर्चा करें, जबकि नालों में जो है आप करोड़ों अरबों खर्चा करते हैं, जबकि सैलाब आगे पूरा चला जाता है, चैनल चले जाते हैं, डिमॉलिश हो जाते हैं, पावर हाउस चले जाते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? 1 अरब रुपये आप रन ऑफ रिवर लगाएं। ये मैं उस वक्त भी चिल्लाता रहा हूँ असेंबली में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हुआ। आप अगर रन ऑफ रिवर पे इतना बड़ा दरिया, 2 दरिया, एक बल्तिस्तान से आता है, गिलगित से आता है, रन ऑफ रिवर पे 1 अरब रुपये लगाएं तो पूरा GB को जो है कितने मेगावाट की ज़रूरत है? पावर पैदा करने में तमाम हुकूमतें नाकाम रही हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह अब मैं क्या कहूँ, यहाँ हमारी सुस्ती है, हमारी गफलत है, नुमाइंदों का कसूर है। अब मैं हूँ तो भी मेरा भी कसूर है, हम जोर क्यों नहीं देते हैं? चलो कोई खुफिया या कोई ऐसी चीज़ साजिश हो रही हो तो साजिश होती है तो हमने नाकाम करना है उस साजिश को, नुमाइंदों का काम है। इसमें मैं अपनी भी फेलियर समझता हूँ और जितने नुमाइंदे इससे पहले आए हैं जो मौजूदा हैं सबका फेलियर है। ये एक नाकिस जो है ना एक मनसूबाबंदी है, हमारी प्लानिंग नहीं है। यहाँ 1-2 बंदों के हाथ में पूरी हुकूमत है, वो जो मर्जी चाहें कर सकते हैं। दूसरी बात खुराक का मसला है। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद GB की यहाँ की गुर्बत को देखकर उन्होंने ये एक बहुत बड़ी सब्सिडी गंदम के हवाले से दी है, जो कि आज एक बोरी जो है डाउन में जो है 6,000-7,000 पे बोरी है, यहाँ आपको 1,200 पे बोरी मिल रही है। लेकिन उस सब्सिडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे कोई एहसान किया किसी ने, क्यों किया वो एहसान, इसलिए हम सड़ी गंदम इधर दे देंगे। यूक्रेन की जो है सड़ी हुई गंदम यहाँ ला के खिला रहे हैं। ये अफसोस की बात, ये दूसरा बड़ा इशू है हमारा, क्योंकि खुराक है, खुराक के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। खुराक सही ना हो उसकी किस्म की बीमारियाँ आएंगी। बिजली, एनर्जी और खुराक, उसके अलावा जो यहाँ मेरिट की पामाली है वो एक अलग एक चैप्टर है जो हम देख रहे हैं कि मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो 370-75 अरब रुपए की बात हो रही है, तो इन्होंने जो बड़े बड़े मंसूबे इन्होंने रखे हैं, तो आप इन पर क्या कमेंट करें? देखें, मैं 360 अरब रुपये रखा है, हमने सुना है कि मीडिया में हमने देखा सुना, लेकिन जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी हम मानने के लिए तैयार नहीं। इधर एक्सप्रेस वे शुरू हो गया, चलें, अच्छी बात है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर काम होता है सही होता है तो हम बेजा तनकीद नहीं करेंगे, हम तनकीद बराए इस्लाह पे हम जो है कार्बन। फौरी तौर पर करने के क्या क्या काम है? फौरी करने की ये काम है कि अभी जो बिजली का जो अजाब है, जो लोड शेडिंग का अजाब है, इनको बेबहा जगहों पे पैसा बहाने की बजाय जनरेटर्स लाएं, थर्मल जनरेटर चलाएं। और ये ना हो कि थर्मल जनरेटर जो है उनके अफसरों के जेबों में चले जाएं वो पैसे। थर्मल मतलब है कि
चलाने से ये इनके क्राइसिस जो सर्दियों के 2-3 महीने के क्राइसिस हल हो सकते हैं, ये करें। और जो गंदम है, गंदम जो ख़राब गंदम आ रही है, इसके बाद हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा भरपूर एहतजाज होगा और सख्त किस्म का एहतजाज होगा जो हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, कुलसुम साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आप इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। ख़वातीन के हवाले से और स्पेशली पावर और दिगर जो मसाइल हैं, उन इस वक्त आप इन तमाम मसाइल को किस नज़र से देखें? इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खुसूसन जिन मसाइल को एड्रेस करने की ज़रूरत है वो है तालीम, सेहत और ख़वातीन के इशूज़। इस वक्त हमारी जो बच्चियां हैं वो तालीमी इदारों में दाखिले न मिलने की वजह से, चूँकि वहाँ पर नशिस्तें कम हैं, इस वजह से दाखिले नहीं मिल रहे बच्चियों को, तो इसकी वजह से हमारी बच्चियां जो है रुल रही हैं। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फ़ीस अदा करके प्राइवेट सेक्टर में उनको तालीम नहीं दे सकते। अब लामहला उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाना पड़ता है जहाँ पर उनको दाखिले नहीं मिल रहे। बच्चियां जो है आके हमारे पास रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें। हुकूमत जो है उनकी तरफ कोई आंख नहीं डर रही। वो बच्चियां सरापा एहतिजाज है, वो चाहती हैं कि उनके वालिदैन पर जो है माशी बोझ जो एक कोरोना वायरस की तरफ से उनके वालिदैन के ऊपर पड़ा है उस पर कुछ रिलीफ मिले और उनको तालीमी इदारों के अंदर दाखिले मिले, जहाँ पर बच्चियाँ हम देखते हैं टाट के ऊपर बैठ के तालीम हासिल कर रही हैं। इस ठठरती सर्दी में आप यकीन माने कि वो बच्चियाँ किस तरह तालीम हासिल करती होंगी। तो इसके अलावा जो सेहत का मामला है, सेहत के इशूज़ हैं, हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर अगर आप गायनी वार्ड के अंदर जाएं या फिर जो है सर्जिकल वार्ड के अंदर जाएं तो एक ही बेड के अंदर दो औरतों को लेटाया हुआ है। चिल्ड्रन वार्ड के अंदर जाएं वहाँ पर एक ही बेड के अंदर दो जो है बच्चों को रखा गया है, जिसकी वजह से आए रोज़ अमराज बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल के ऊपर अंदर अगर आप जाएँ तो आधी रात को एक पेशेंट को लेके आते हैं, उनके लिए ना कोई कंबल मौजूद है ना कोई और उनकी ज़रूरत की चीज़ वहाँ पर मौजूद है। इवन मेडिसिन भी वहाँ पर नहीं मिल रही उन मरीज़ों के लिए। और जो दूर दराज जगहों से जो लोग आए हैं वो परेशानी का शिकार हैं कि इस रात के इस पहर में हम अपने मरीज़ को लेके जाएं तो कहाँ जाएं। उसके अलावा देखो तो फिर बिजली का इतना बुरा हाल है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। बच्चे जो है इस वक्त अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए रात दिन तगोदो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको पढ़ने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, वो रोशनी उनके पास मौजूद नहीं। कारोबार हम देखते हैं वो इतना मुतासिर हुआ है। तो हम इस हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे आवाम के लिए क्या करेगी। तो इन तमाम मामलात को हुकूमत को देखने की अशद ज़रूरत है। यकीनन इंतज़ार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं। सूबाई हुकूमत का 1 साल पूरा हो चुका है। पानी, बिजली और दिगर जो मसाइल हैं वो जूं के तू पड़े हुए हैं। अवाम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनके मसाइल को एड्रेस किया जा सके, लेकिन सूबाई हुकूमत अपने 1 साल के अंदर ग्राउंड पे जो है ना बहुत सारी चीज़ें उतार नहीं सकी हैं। तो जमील अहमद साहब शो में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। यकीनन हुकूमत से बाहर मसाइल कुछ और नज़र आते हैं, अंदर जाने के बाद यकीनन आप भी पहले हुकूमत में रह चुके हैं, तो हुकूमत के अंदर जाने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये मसाइल 1 साल के अंदर हल हो जाएँ। वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम साहब आपकी बात सही है, 1 साल हो गया हुकूमत का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी 1 साल के अरसे में इनके डायरेक्शन ही नहीं है, हुकूमत किस तरह चलाई जाती है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक सर्कुलर किया है कि ट्रिब्यूनल्स को कहा कि भाई डे बाय डे करके इस केस को कंक्लूड करो। हम भी चाहते हैं कि ये केस जो है वो कंक्लूड हो जाए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ क्या जुल्म हुआ, क्या ज़्यादती हुई। फिर भी अगर हम अदालत से हार जाए तो हम उनको वेलकम कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको पता है 1 साल में वो जवाब केस को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको पता है कि केस में उन्होंने हारना है, इसलिए आज साल हो गया जवाब दावा नहीं दिया गया। जबकि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में आप देख ले 10 का इलेक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लिया, डे बाय डे करके उसका एक मेरे ख्याल में विदिन 2 और 3 वीक्स उन्होंने फैसला भी दिया, उसका इलेक्शन भी हो गया, फिर उसके ऊपर एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई। तो ये गिलगित बल्तिस्तान की अदालतें, मुझे नहीं पता है, अभी नए जज आए हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनको चाहिए कि कानून जो कहता है वो मुझ पे भी लाजिम है, वो ट्रिब्यूनल्स पे भी लाजिम है। क्लियर लिखा हुआ है कि
جو ہے وہ ناٹ مور دین 3 days 3 دن سے زیادہ تاریخ دینی ہی نہیں ہے. یہاں 2 ہفتے 1 مہینے کی تاریخ دی جاتی ہے. یقیناً ناظرین گلگت بلتستان کے ایک جانے مانے دانشور نے کہا ہے کہ عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کے لیے ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے, قارون کا خزانہ چاہیے اور عمر خضر چاہیے. تو ہمیں یقیناً اس حوالے سے ہم عدالتوں سے توقع رکھتے ہیں اور یقیناً ہر عدالت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سماعتوں کا سلسلہ تیز کیا جائے تاکہ فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. تو جمیل صاحب, اس وقت گلگت بلتستان کے عوام کے وہ کون سے مسائل ہیں جن پر فوری طور پر توجہ دے کر حکومت بھی اپنی واہ واہ کرا سکتی ہے اور عوام کو بھی تھوڑا سا سکون سب سے بڑا مسئلہ اس وقت گلگت میں ہے. اس سردی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے اور یہاں گلگت میں ایندھن نہیں ہے. جو گلگت کی لکڑی ہے اس پہ گلگت دیامر سے, گلگت کے مضافات سے یہاں لانے پہ پابندی ہے, جبکہ اسلام آباد سے جلانے کی لکڑی اجازت ہے. یہ عجیب منطق ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا اور اس گورنمنٹ نے بھی اس کو کنٹینیو رکھا ہے. میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جلانے کی لکڑی جو گلگت بلتستان کے جنگل میں مضافات میں ہے اس کو گلگت اور سکردو اور چلاش اور جتنے ہمارے علاقے ہیں ان میں لا کے ان کو اجازت دی جائے کہ وہ جلانے کی لکڑی لائے. دوسری بات, بجلی یہ فوری طور پہ تو ایک چل رہا تھا کہ ڈیزل جنریٹر اور فلاں فلاں پتہ نہیں اس کا کیا ہوا, لیکن بدقسمتی سے سابقہ حکومت اور اس حکومت کے سوچ میں بھی نہیں ہے کہ یہاں بجلی گھر لگائے جائے. سب سے سستی بجلی بن رہی ہے ہائیڈل پاور پروجیکٹس, نہ ان کی سوچ ہے نہ پچھلی گورنمنٹ نے کوئی اس پہ کام کیا. یہ صرف سڑکیں بنانے کے چکروں میں, بھائی سڑکیں بھی ضروری ہے, اس سے ہم انکار نہیں کرتے. بجلی کے شعبے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوئی ضرورت بالکل پرائیویٹائز سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اس وقت ریکوری ہو نہیں رہی. سب سے سستی بجلی جو ہے وہ گلگت یہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ تھرمل پہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ آپ ریلیف دے سکتے ہیں, لیکن مستقبل اس کے لیے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بجلی چاہیے. اور یہ صرف بجلی بنانے کی بجائے بجلی کا بل یہ کہتے ہیں اضافہ کریں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی سب سے سستی بجلی ہے, ہائیڈل پہ ہے. اگر انہوں نے بجلی کا بل بڑھایا, لوگ ویسے بھی بجلی کا بل دینے کے عادی نہیں ہے, اگر بڑھائیں گے تو یہ کس سے لیں گے؟ چند لوگ جو بجلی کا بل دے رہے ہیں ان پہ اضافی بوجھ ڈالیں گے تو شاید وہ بھی اس ڈگر سے عوام کی اکثریت جو ہے وہ بل پے نہیں کرے گی. بل اس لیے نہیں پے کر رہی ہے کہ 6 مہینوں میں گلگت بلتستان میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں گلگت بلتستان کی تاریخ, 6 مہینے بالکل 3 سے 4 گھنٹے بجلی ہوتی ہے. تو وہ یعنی رات اندھیری رات کو آدھی رات کو بجلی آتی ہے, اس کا کیا یوز ہوگا؟ اس کا بل لیتے ہیں. یہ بجلی دے دے لوگوں کو, لوگ خود بخود بل دیں گے. اور میں کہتا ہوں کہ اس بل کو اور زیادہ کم کرنا چاہیے کیونکہ ہماری بجلی ہائیڈل پہ ہے. یہ مہنگا کر کے کسی انویسٹر کو لا کے, مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ تھرمل کے نام پہ کسی انویسٹر کو یہاں لا رہے ہیں, اور چونکہ تھرمل کی بجلی ویسے بھی مہنگی پڑ رہی ہے اور اس کو پورا سال جو ہے اس حساب سے بجلی کا بل یہ بڑھانے کے چکروں میں تاکہ کسی اپنے انویسٹر کو فائدہ دے دے. اگر محکمہ برقیات نہ تو ریکوری کر سکا, نہ لائن لاسز پر قابو پا سکا اور وسائل کو اسی طریقے سے مفت کی روٹیاں توڑتا رہا تو یقیناً کسی کو تو بلانا پڑے گا. نہیں, کسی کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظام کو خراب کر رہے ہیں. اسی سسٹم کو ستنتن کرے, اسی کو اپ گریڈ کرے, اس میں جو کام نہیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو سائڈ کر لے اور جو کام کرنے والے ہیں یہاں اپریشیٹ کر لے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں ہمارے لوگ قابل ہے, ایسا نہیں ہے کہ ناقابل ہے. صوبائی کابینہ نے عمر کی حد میں اضافہ کر دی, بے روزگاروں کو یقیناً خوشی ہوئی ہوگی, تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ مجھے اس بارے میں چونکہ مجھے علم میں نہیں ہے کہ یہ صوبائی حکومت کے مینڈیٹ میں ہے نہیں ہے, کیونکہ یہ آئینی مسئلہ ہے, کیونکہ پورے پاکستان میں ایک قانون چل رہا ہے تو یہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی یہ مجھے پتہ نہیں ہے. عمر بڑھانے سے ادھر پوسٹل آئے 1 سال ہو گیا, انہوں نے ایک اسلام آباد سے مجھے گریڈ 1 کی پوسٹ یہاں لا کے اشتہار نہیں دیا ہے. یہ پہلے ملازمتیں لائیں, اس کے بعد جو نیٹی گریٹیز ہے وہ بات کی باتیں, پوسٹیں ہے نہیں,
उम्र बढ़ाए या कम कराए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मीरबाज खान खेतरान के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को फौरी जो हल तलब मसाइल हैं, आवाम को जो दरपेश मसाइल, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो मीरबाज खेतरान साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी ईसा अलीम साहब, आपका, आपकी टीम का, आपकी K2 चैनल का। वक्ती तौर पे जो मसलो मसाइल है, जो फंडामेंटल जो इशूज़ है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, बिलखुसूस गिलगित में, क्योंकि हमारी रहाइश यहीं पे है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और वाटर इशूज़ हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है जनाब वाला कि इलेक्ट्रिसिटी जब हो तो फिर इसमें सनतें भी चलती है, हर घर में मतलब ये इसकी ज़रूरत की चीज़ होती है। बहुत ही प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, क्योंकि जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके पास तो स्पेशल लाइनें मौजूद हैं, गरीब आवाम के पास मौजूद ही नहीं। बेहतर यही है जनाब वाला इसको मसाइल को हल किया जाए ताकि इसमें सिंसियरिटी स्ट्रगल हो जाए, ताकि ये बेसिक फंडामेंटल जो इशूज़ इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर से, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल वाटर के इशूज़ है, आबादी इतनी बढ़ गई है गिलगित के अंदर, और ये जो हमारे ऊपर सामने नज़र आ रहा है, ये जो वाटर बर्मस कम्प्लेक्स है, और इसमें कैपेसिटी इतनी नहीं है, स्टोरेज टैंक इतने मौजूद नहीं है जितनी आबादी गिलगित में बढ़ गई है। आए दिन यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होता है गिलगित के अंदर, पानी की कमी की वजह से, बिजली की कमी की वजह से। एक और इशूज़ भी क्रिएट होता जा रहा है, जो गंदम की जो बोरियां है उसमें तकरीबन फी बोरी गंदम 15 kg कम हो रहा है, और उसको पूरा करने के लिए मड को यूटिलाइज किया जाता है। और इसी तरीके से जब आपको पता है जनाब वाला, जब उसको पीसने के बाद जब घरों में पहुंचता है आटा, वहाँ पे देखा तो मड ही मड नजर आता है, और वो तो खाने का काबिल ही नहीं होता है, वो तो माल मवेशी को दिया जाता है। और ये मतलब हम क्या कहें आगे, मतलब समझ लो कि पीटीआई की हुकूमत है, बड़े इंसाफ की बात होती थी, लेकिन हम तो इसको नाइंसाफी अगर से नवाजे जाए तो फिर मैं मुनासिब ही समझूंगा। एक शेर के साथ अगर आप मुनासिब इजाज़त देंगे कि तमन्ना मुख्तसर सी थी मगर तमहीद तुलानी, बहुत कुछ हो चुकी है पीटीआई की हुकूमत की परेशानी ही परेशानी। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत। ईसा अलीम साहब, आपकी टीम का, K2 चैनल का, और आपकी जो सहाफ़त की दुनिया में आपने जो गुज़िश्ता 20-25 सालों से आप काम कर रहे हैं, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। बाकी रही बात गिलगित बल्तिस्तान, तो पूरा ही अंधेरा है, अंधेरा इस वक्त। इलेक्ट्रिसिटी तो मैं तो कह रहा हूँ, ये जो हेज़ल वाला जो प्रोजेक्ट तक गिलगित में बहुत मुश्किलात हैं, तो फिलफोर इस बिजली का बहरान को हल किया जाए ना। दवायात इतनी बढ़ रहे हैं, सब्ज़ी इतनी महंगी है, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। यहाँ CM साहब है, वहाँ बैठा हुआ, कभी बाकी इस्लामाबाद जाता है, कभी आजकल हमने सुना सिगरदों में से इजलास बुलाई है। तो खुदा रहा CM साहब, इस इलाके में आप दौरा करें, एशिया खुर्दनश के उस पर भी नज़र रखें। आटा तो हम चोकर खा रहे हैं भाईजान, चोकर। एक लुटेरे को उसने बिठाया, कोई ईमानदार सा मिनिस्टर को रखें इस खुराक के ऊपर, वो ज़रा तवज्जो देगा। अच्छा सा कोई है पीटीआई में, अच्छे लोग भी हैं, तो खुदा रहा इस पे तवज्जो दे। हम तो चोकर खा रहे हैं, मैदे के मरीज़ हो गए गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग। एक सब्सिडी दी है, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने दिया है, ये लोग तो लूट मार में लगे हुए हैं। आज इसी बिजली की बहरान की वजह से दुकानों में चोरियाँ हो रही है, घरों में चोरियाँ हो रही है, घरों को लूटा जा रहा है। ये अंधेरे होने की वजह से सनत तबाह है, लोग परेशान हाल हैं। इस वक्त दवाइयात की कीमतें हैं डबल ट्रिपल ले रहे हैं, कोई पूछने वाली वारिस नहीं। गिलगित तो लावारिस है, मैं तो क्या लावारिसों का शहर बन चुका है। खालिद खुर्शीद साहब से हम गुजारिश करते हैं, एक दौरा करें, एक दौरे शहर में करें, खुद पता चल जाएगा कितना लोग परेशान हाल हैं, बददुआएं दे रहे हैं पीटीआई को। बहरहाल मेरी एक गुजारिश है, दो चीज़ें, बिजली और खुराक पे खुशी तवज्जो दिया है, एशिया खुर्दनोश पे। गरीब लोग बददुआएं आज इस वक्त जो बेचारे जो वहाँ देहातों में रहने वाले लोग हैं, कितने परेशान हुआ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम हवाला गिलगित बल्तिस्तान में हमने फौरी हल तलब जो मसाइल थे वो हमने इस पे बातचीत करने की कोशिश की, और यकीनन पावर के हवाले से जो तजावीज़ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने दी हैं वो काबिल गौर हैं। हमें उम्मीद है कि सूबाई हुकूमत जो है 1 साल के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान को जो फौरी हल तलब जो मसाइल थे उनको समझने में कामयाब हो चुकी है, और अब वो वक्त आ चुका है कि वो तमाम तर मनसूबे जो है वो पब्लिक के लिए ज़मीन में उतारना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त अख्ताम पजीर हुआ। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सूबा मुल्क को शाद और आबाद रखे, आमीन या रब्बल आलमीन।